ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूं मैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। ये टॉपिक तुम लोग के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 9 है, बायोलॉजी का सेक्शन। ओके, तो जो ये चैप्टर है, सबसे पहले मैं चैप्टर के बारे में बता दूं। चैप्टर का नाम है तुम्हारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हिंदी में हो, हिंदी में पढ़ना है, दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं बताऊंगा एक एक करके। तो हेरिडिटी का हिंदी होता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। ओके, और इवोल्यूशन का जैव विकास। ओके, जैव विकास, ये हुआ चैप्टर का नाम। अब सबसे पहले हमें क्या जानना है, किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो चैप्टर को एक्सप्लेन करना है। तो दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है, पहला है आनुवांशिकता और दूसरा है जैव विकास। ओके, तो सबसे पहले हम आनुवांशिकता के बारे में सीखेंगे, आनुवांशिकता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो ये मैंने कहा कि हेरिडिटी होता है। ओके, इससे पहले इस दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अब ये किस ब्रांच से रिलेटेड है, ये जो चैप्टर है वो बायोलॉजी के कौन से ब्रांच से रिलेटेड है उसको मैं बता दूं। तो बायोलॉजी के बारे में ऑलरेडी पहले से जानते हो कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब इसका मीनिंग समझ लो कि जो जीव विज्ञान है वह एक ऐसा अनुभव है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी की कहानी है। यही है ना। तो कहानी के तौर पे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं जो भी जीव हो, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जिसमें जीवन है, और उसमें आते हैं कौन कौन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पौधे आते हैं, जंतु आते हैं एंड सूक्ष्म जीव आते हैं। ओके, तो यही तो सार है। सार यानी कि सार समझ, एक वर्ड होता है, एसेंस का हिंदी वर्ड होता है सार, यानी कि निचोड़। ओके, सारांश, सारांश से बना है सार। तो ये बायोलॉजी है। उस बायोलॉजी में अलग अलग जो है ब्रांचेस बने हुए हैं। जैसे कि क्लास 9th में देखोगे तो क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है कोशिका, तो एक ब्रांच बायोलॉजी की कोशिका, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर देखोगे टिश्यू, उत्तक, तो उत्तक के क्या कहेंगे, उत्तक के स्टडी को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से ब्रांचेस बने हुए हैं। उसी तरह एक ब्रांच जो है इस चैप्टर का भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है, उसी के अंतर्गत इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और उस ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। ओके, कोशिश करना कि बायोलॉजी के जितने वर्ड है वो इंग्लिश में जल्दी याद होते हैं। ओके, फिर मैं यहां बता दे रहा हूं कि आनुवांशिकी इसको कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम स्टडी सबसे पहले कर लेंगे। तो आनुवांशिकी को इक्वल टू लिखेंगे ना, आनुवांशिकी इक्वल टू, ऐसे समझने में आसानी होती है। तो ये बराबर होगा हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, बस इस दोनों को समझ लेंगे तो ये ब्रांच समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या, अब यहां से शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। ओके, कि आनुवांशिकी क्या है, कैसे आसानी से आनुवांशिकी को समझा जा सकता है। तो आनुवांशिकी की चर्चा आज से नहीं हो रही है, लाखों वर्ष पहले से आनुवांशिकी की चर्चा हो रही है, और इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है। उसी में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पे बात बता दूं तुम्हें कि इसके ऊपर एक गाना भी है, आनुवांशिकी के ऊपर एक गाना है, और वो गाना रिलेटेड है हमारे जो हिंदुइज्म धर्म है उससे रिलेटेड है। कृष्णा सभी देखते हो, तो कृष्णा में जो कन्हैया है उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में कृष्णा कन्हैया ने भी क्वेश्चन पूछा है अपने माता से,
गाना के तौर पर के, ओके, यशोदा माता से क्वेश्चन किया है और वह गाना बन गया है। वो गाना सभी सुने हो? कौन सा गाना है? कौन सा गाना है बताओ? तो ये क्वेश्चन, तो जेनेटिक्स तो वही वहां से भी शुरू है। तो गाना सभी सुने हो ना कि यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो जेनेटिक्स तो वहीं से शुरू है। अब सोचो कि गाना में भी जेनेटिक्स है, कभी गौर किए हो? तो क्वेश्चन तो यही है ना, कन्हैया तो पूछ रहे हैं कि यशोमती मैया से बोल रहे हैं कि बताओ राधा क्यों गोरी है मैं क्यों काला हूं। तो वो जेनेटिक्स है, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। माता पिता अगर काले होंगे तो बच्चा भी काला, माता पिता गोरे होंगे तो बच्चे भी गोरे फेयर होंगे। तो क्वेश्चन वहां उन्होंने राइज किया तो उनको अपने जो उनकी माता है वो समझा रही हैं। अब ये उनको तो नहीं पता था ना कि वो तो बच्चे थे, तो उस ढंग से समझाया गया है। तो गाना में भी जेनेटिक्स के बारे में चर्चा की गई है, मीनिंगफुल। पहले जो भी गाना जो ये बनता था वो मीनिंगफुल बनता था, और ये एक फिल्म में इस गाना को गाया गया है, और वो काफी फेमस फिल्म रही है, राज कपूर की बनाई गई। जानते हो कौन? सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें ये गाना को वो बच्ची गाती है जब उसके हाँ फादर जो है वो खांसने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो लेकर के इस गाने को गाती है ना। तो देखो जेनेटिक्स अब कितने आसानी से समझ सकते हो, तो यही जेनेटिक्स है। एक सिंपल एग्जाम्पल जेनेटिक्स समझ में आ गया। अब इस पे आधारित अब तुम जब मिलाओगे तुम लोग देखोगे कि कौन कौन से लक्षण, अब जो लक्षण, अब देखो जो लक्षण हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ रहे हैं, जो भी लक्षण जो दिख रहा है, रंग हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, कान नाक आंख हेयर, ये देखते हो किसी किसी के पापा का फादर का जो है बाल का स्टाइल घुंघराला है तो बच्चे का भी होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो घुंघराला होगा। माँ का आंख नाक ये सारी चीजें आती है ना। तो जो चीजें ट्रांसफर होकर के यानी कि स्थानांतरित होकर के ये, तो एक कैरेक्टर, इसको क्या कहेंगे? ट्रेट यानी कि गुण कहेंगे। एक गुण अगर आया जैसे कि रंग, तो रंग क्या हुआ? एक गुण हुआ। तो एक गुण जो है वह माता या पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो रहा है। ओके, उस जो दिख रहा है कि ये गुण मिल रहा है, मैच कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे, अनुवांशिकता कहेंगे। ओके, तो वो हो गया अनुवांशिकता। अब क्या देखते हैं हम लोग कि क्या एग्जैक्ट हम लोग अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं? नहीं, अंतर है। मतलब कि हमारे मम्मी पापा या किसी के भी तो एग्जैक्ट तो नहीं दिखाई देते ना, तो वो क्या होता है? अंतर होता है। तो जो अंतर है, ओके, जो अंतर दिख रहा है वो कहलाता है वेरिएशन, विविधता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विविधता। और जो गुण दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी। और दोनों को मिला दो तो जेनेटिक्स। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन इसका क्या बन जाएगा? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। ओके, यानी कि आनुवांशिकता एवं विविधता के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। समझ में आया? यही चैप्टर है, इसी चैप्टर को पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस तरह से मेंडल ने प्रूफ किया, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। तो जेनेटिक्स तो वहीं से शुरुआत हुई है। तो अपने क्लास में अब जो क्लास 10th के लेवल में देखोगे तो क्लास 10th के लेवल में जो फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी इस चीज को लिखा हुआ है। ओके, कि किस तरह से जो है वो अनुवांशिकी की चर्चा की गई है, अनुवांशिकी क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 9.1 इस चैप्टर का पहला जो एक्टिविटी है 9.1 एक्टिविटी, उसमें बताया गया है कि क्लास में बच्चों को बोला जाए, टीचर को बोलने के उसमें बताया गया कि टीचर बोलते हैं कि अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो, जितने भी बच्चे हो, वो सभी आपस में अपने ईयर लोब, कर्णपाली है ना, यहाँ देखो 9.2 चित्र 9.2 में देखो वहां दिया हुआ है ना कि कर्णपाली ईयर लोब बोलते हैं। और ईयर लोब कहाँ है? ये लड़कियां जिसमें क्या पहनती हैं? यहाँ क्या पहनती है बोलो?
झुमका तुमको बहुत पता है झुमका पहनती है ना। तो यहाँ पे लड़कियां क्या, लड़के भी आजकल पहनते हैं ना। तो लड़के भी जहाँ पे ईयर लोब में कान का बाली पहनते हैं वो क्या कहलाता है, ईयर लोब। हिंदी में क्या कहते हैं, क्या लिखा है बताओ, कर्ण पाली। तो ये कर्ण पाली, इससे क्वेश्चन है, ये चेक करने के लिए बताया गया कि किसका कर्ण पाली जो है वह अटैच है। देखो ये अटैच और किसका फ्री। मेरे ही कान में देखो ये फ्री है ना, ये फ्री है। किसी किसी का देखोगे, या देखो मेरे कान में देखो, यहाँ कर्ण में क्या है, ये फ्री है। अपना अपना चेक करो, सबका फ्री है। किसी किसी का देखोगे तो ये ऐसे अटैच रहता है ना। तो यह एक क्या है, जेनेटिक ट्रेट है, जेनेटिक गुण है। हाँ ये ऐसे सटा हुआ रहेगा। ओके, तो दो तरह के इसमें लिखा हुआ है कि चेक करना है, परंतु कुछ में स्वतंत्र एवं कुछ में कर्णपाली जो होते हैं जो वह सटे हुए होते हैं ना। तो चेक करोगे मिल जाएगा। अपने बैचमेट में देखोगे, बहुत सारे अपने क्लास फेलो को देखोगे तो उसमें क्या हो, ये अटैच मिलेगा। तो यह अनुवांशिकी का गुण है, यानी कि ट्रेट है। तो अगर जिसका अटैच जनरली जो है वो फ्री मिलता है, स्वतंत्र मिलता है, ये ईयरलोब फ्री मैक्सिमम को देखोगे, अगर 100 में इवन 99 भी हो सकता है कि 99 बच्चे ऐसे होंगे जिसका फ्री मिलेगा, उसमें बट एक वेरिएशन मिलेगा जिसका वो अटैच होगा। तो उसको चेक करने के लिए कि ये अटैच जो ईयरलोब है वो किस में, तो या तो उनके फादर में ऐसा होगा। ओके, नहीं तो हो सकता है फोर फादर में हो। जेनेटिक का यही तो क्राइटेरिया है, यही गुण है कि जो गुण जो आता है, जो जेनेटिक जो गुण आता है वो पूर्वजों से भी आता है। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा में नहीं हो तो तुम्हारे दादा दादी में हो सकता है, वहां से भी वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ओके, समझ रहे हो ना। तो जेनेटिक्स का मोटा मोटी तो समझ में आ गया कि जेनेटिक्स क्या है। ओके, अब इस जेनेटिक्स की परिभाषा जब पूछी जाए तो जेनेटिक्स होता क्या है, तो जेनेटिक्स जो होता है ना, हेरिडिटी का हिंदी अनुवांशिकता प्लस इनहेरिटेंस या वेरिएशन का हिंदी होता है विभिन्नता, अंतर। ओके, तो इस दोनों को जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाएगा जेनेटिक्स अनुवांशिकी। इस पे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब यही होता है कि इसमें वो सारी चीजें गुणों को पढ़ते हैं जो हमारे फोर फादर यानी कि पूर्वजों से जो कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहे हैं वो जेनेटिक्स है। उसमें मैंने ये बताया कि ईयर लोब अटैच और फ्री। दूसरा हेयर कर्ली, अगर फादर का हेयर बाल कर्ली होगा, घुंघराला होगा, तो बच्चा का भी घुंघराला होगा। ओके, होना है। फादर का रंग, माँ का रंग, फादर मदर का रंग, स्किन कलर जैसा होगा वैसे ही बच्चे का भी होगा। तो ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं, अनुवांशिकी ये गुण होते हैं जो ट्रांसफर होता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये चैप्टर का क्या मैंने ब्रीफ बता दिया, ये तो समझ में आ गया। क्लियर, अब इसी में इसको प्रूफ किसने किया, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम जो है वो कम है। हाँ, ये टाइम कम है इसलिए पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने का समय नहीं। मैं एमसीक्यू भी बताते चलूंगा इसमें। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, किससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं लेकर के आया हूँ। तो इसमें इसको प्रूफ किसने किया, किस साइंटिस्ट ने किया, सबको पता है। या क्या नाम है, मेंडल ने किया। सबसे पहले मटर का पौधा, मटर के पौधों में जो है पी प्लांट में जो है मेंडल ने इसको प्रूफ कर दिया था, लेकिन प्रूफ करने के बाद वो मर गए थे। मरने के बाद 19वीं शताब्दी के आसपास जो है कॉरेंस साइंटिस्ट थे, उनके दो और साथी थे, उन लोगों ने इनका स्टडी किया। सोचो उस समय उन लोग कितने ईमानदार थे कि उन लोगों ने उनके जो रिसर्च पेपर को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो अपना नाम नहीं दिया, उन लोगों ने अपना नाम साथ में अटैच किया कि मैंने पढ़ा है, और एक्चुअल बताया कि ये सारे काम मेंडल करके गए थे, मर गए थे। उस समय उतना मीडियम नहीं था प्रचार प्रसार करने का, जिसके कारण वो पहुंच पाता लोगों के पास। तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअल जो फादर जो जनक होंगे वो जेनेटिक्स के, वो कौन होंगे, मेंडल होंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या कहलाएगा, मेंडल।
ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, बट इसका नाम जेनेटिक वर्ड जो दिए वो बैटसन ने दिया था। जेनेटिक वर्ड, अरे जेनेटिक एक शब्द है जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो लेमार्क ने दिया, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ओके, तो यहां देखोगे ये जेनेटिक्स जो वर्ड नाम जो दिया वो बैटसन ने दिया, बट फादर कौन हुए? मेंडल हुए। ओके, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे उनके बारे में पढ़ना है, उन्होंने जो लॉ दिया उस पर आधारित, जो 10th में एकदम जो बेसिक जो दिया हुआ है बस वही पढ़ाएंगे कि समझ में आ जाए, एग्जाम में जाकर के तुम लोग लिख दो। ओके, उसका आंसर बना दो। तो जो 3 लॉ है वो लॉ पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें तुम देखोगे कि मटर का पौधा एक जो है लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों को क्रॉस कराया, जो उसके बाद जो प्लांट निकला फिर उसमें क्रॉस कराया, फिर उन्होंने 3:1 का रेशियो दिया पहला। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया, इसको हम लोग कवर करेंगे। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता, मतलब वैसे गुण जो माता पिता से संतति में जाते हैं। संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग, बच्चा में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। वेरिएशन, और उस बच्चे में जो अंतर होता है, जो विविधता होता है, वो वेरिएशन कहलाता है। ओके ओके, ये समझ में आएगा। इसी पे रिलेटेड एक इनहेरिटेंस वर्ड भी आएगा आगे, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इनहेरिटेड जो वर्ड है वो तुम्हारा इसमें आने वाला वंशागत लक्षण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है वो। ओके, और अंतर यही है, अंतर यानी कि वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन ये होता है कि हम सभी माता पिता के संतान हैं, आदमी के ही बच्चे हैं। ओके, आदमी के बच्चे हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि एग्जैक्ट हम लोग कार्बन कॉपी नहीं होते। तो जो कार्बन कॉपी नहीं होता वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो है वो विविधता आता है, वेरिएशन आता है जो दिखता है। यानी कि सेम नहीं दिखाई देते, सेम नहीं दिखाई देते हम लोग, और जो कैरेक्टर आता है वो जेनेटिक हो गया। क्लियर? इस चीज को हम लोग इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। ये जो डायग्राम है इसको मैंने बनाया है, ये भी समझ लो, इस पे भी क्वेश्चन होगा। ये दिखा रहा है क्या, जो तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया हुआ है फिगर 9.1। ओके, एनसीईआरटी का फिगर 9.1 देखोगे, क्लास 10th का 9.1 फिगर में ये इस डायग्राम को बनाया गया है। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से जीव है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ओके, ये क्या है? बैक्टीरिया है। और इस फिगर को देखो तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या अलैंगिक जनन के द्वारा जितने भी जीव, जितने भी संतति की उत्पत्ति होती है, क्या उसमें भी विविधता पाई जाती है? तो पाई जाती है, बट बहुत ही लो लेवल पे, बहुत कम वेरिएंस, क्योंकि उसमें एकल पेरेंट होता है, सिंगल जनक होता है। तो देखो यहाँ पे देखोगे जो बॉडी का पैटर्न है वो तो यही है बैक्टीरिया का, सबका बॉडी पैटर्न तो यही है ना, इससे तो चेंज नहीं हुआ। तो वेरिएशन में क्या देख रहे हो? इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, इसमें थोड़ा वेरिएशन, इसमें थोड़ा वेरिएशन, इसमें थोड़ा वेरिएशन, और इसमें देखोगे तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है, और इसमें फिर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। तो ये इतने इसके बच्चे हो गए, एक बैक्टीरिया से इतने बच्चे हो गए। ओके, तो ये फिगर जो है इस चीज को दर्शा रहा है, जो कि तुम्हारा नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पैराग्राफ में, कि क्या जो विविधता है वो किस तरह से समष्टि को, 2 वर्ड आएगा। ओके, एक आएगा व्यष्टि और दूसरा आएगा समष्टि, है ना, 2 वर्ड। व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल, व्यष्टि जब कहेंगे तो एक व्यक्ति की चर्चा होगी, और समष्टि का इंग्लिश होता है पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या, यानी कि पूरे बैक्टीरिया की जनसंख्या को समष्टि बोलेंगे, और व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल बोलेंगे। तो एक व्यष्टि ये हो गया सिंगल, और ये उसकी पूरी क्या हो गई? जनसंख्या, यानी कि समष्टि हो गई। तो ज्यादा अंतर जो विविधता मिला वो कहां मिला? समष्टि में। ओके, तो समष्टि में। तो अब मान लो कि ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया, ये मान लो कि उष्ण कटिबंधीय जगह पे, यानी कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। यही तुम्हारे बुक में लिखा हुआ कि पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। तो मान लो ये बैक्टीरिया 40 डिग्री टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहा है अपने आप को। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस पे ये सरवाइव कर रहा है, नॉर्मली रह रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, तो क्या 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये जिंदा रहेगा?
नहीं रहेगा, ये तो जिंदा नहीं रहेगा वैष्टि के स्तर पे, यानी कि इंडिविजुअली जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये इसके जितने संतान हुए उसमें कोई ना कोई ऐसा वेरिएशन के कारण धीरे धीरे यहाँ चेंज हो गया एक पूरी तरह से, तो हो सकता है इसमें वो अनुकूलता आ जाए जो 50 डिग्री पे जिंदा रह सकता है ना। तो ये रहेगा जिंदा 50 डिग्री पे, बाकी मर जाएगा, बाकी मरेगा। लेकिन अब इसके बाद ये जो बच्चा जन्म देगा वो तो सब 50 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करेगा, जिंदा रह जाएगा, सरवाइव करेगा। फिर से समझो, कहने का मतलब ये है कि एक बैक्टीरिया यहाँ पे, एक बैक्टीरिया अपना फैमिली बना रहा है। ओके, तो बैक्टीरिया क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें अलैंगिक जनन होगा, यानी कि एक बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद 2 बैक्टीरिया बनाया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया जो है, इस लाइन को यहाँ पे पढ़ो तुम, कि उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, लिखा हुआ है ये लाइन ना। तो समझ लो ये जो बैक्टीरिया है ये उष्णता को सहन करने वाला बैक्टीरिया है। ओके, दूसरे लाइन में क्या लिखा है, उसकी यहाँ पे कि जब उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम के आधार पर बनता है, इसकी चर्चा हम करेंगे, ये जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब विविधता इसमें आएगी, यहाँ पे ऑलरेडी उष्ण यानी कि टेम्परेचर समझ लो सिंपल, यहाँ पे जो जिंदा रह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रह रहा है। ओके, ये बैक्टीरिया, तो इसमें अंतर आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो इसके पूरे बॉडी डिजाइन में तो अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक विविधता आ रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जा रहा है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, तो कलर करके यहाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो यही धीरे धीरे क्या हो रहा है, विविधता क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, जमा हो रहा है। तो मान लो इसमें 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता आ गई, इसमें ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा बैक्टीरिया इसने जन्म दिया जो और भी ज्यादा उष्ण जो टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर में जिंदा रहने की इसमें क्षमता आ गई, इससे भी ज्यादा। वेरिएशन के कारण यही होता है ना, वेरिएशन के कारण तो यही होता है, तो उससे भी ज्यादा इसमें हो गया। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो गर्मी बढ़ी, तो गर्मी जब बढ़ी यहाँ पे, तो गर्मी बढ़ने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ा। तो यहाँ मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आ गया, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस था, तो अब जिंदा कौन वाला रहेगा, यही वाला रहेगा ना। तो बच्चा किसका है, इसी का है, तो इसमें अंतर आया है ना, तो ये जिंदा रह गया, ये जिंदा रह गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो विविधता है वो किसको फायदा पहुंचा रहा है, व्यष्टि लेवल पे या समष्टि लेवल पे। सिंपल, किस पे होगा, पूरे समष्टि लेवल पे है ना, क्योंकि अगर सिंगल में होगा तब तो यही खत्म हो जाता वो। ओके, ये समझ गए। तो ये अलैंगिक जनन का जो तुम्हारा दिया हुआ है इस बुक में, उसका एक्सप्लेनेशन है। अब इसी पे एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूं। अपने ही क्लास में देखो, जितने 100 बच्चे हैं क्लास में, तो क्या 100 बच्चे सभी पढ़ने में एक जैसे हैं, नहीं है। अभी गेम होने वाला है, उस 100 बच्चे में 10 बच्चे दौड़ेंगे, क्या 10 बच्चे में 10 फर्स्ट आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब में विविधता है ना, और जो फर्स्ट आएगा वो उसमें ज्यादा विविधता है, उसमें स्टेमिना ज्यादा है। ओके, तो इनकेस अब यहाँ पे देखो, तो व्यक्ति लेवल पे यानी कि व्यष्टि लेवल पे जो है वो विविधता तो फायदा नहीं किया, लेकिन पूरे ग्रुप समष्टि लेवल पे फायदा कर रहा है। यहाँ गेम की बात हो रही है, और अगर मान लो कि वह 10 लड़के को कहीं भागना पड़े, तो 10 में से कौन बचेगा, जो तेज भागेगा, तो एक तो बचेगा, और आगे जाके वो अपना जनरेशन बढ़ाएगा। आदमी की बात हो गई। ओके, तो फायदा हो रहा है ना यहाँ पे, समष्टि लेवल पे फायदा हो रहा है, पॉपुलेशन लेवल पे फायदा हो रहा है। तो एक जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, ये जो टॉपिक है, यानी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन अक्यूमुलेट करता है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन।
यानी कि ये कब होगा, जब धीरे धीरे प्रोडक्शन से बढ़ेगा तभी तो संचय होगा और वो फायदा करेगा। ओके, ये समझ गया। तो ये सब बातें जो हैं ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये भी मैंने बता दिया कि किस तरह से कर्ण पाली जो है वो एक अटैच होता है और एक फ्री होता है। मेंडल के बारे में पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो तो आज का क्वेश्चन अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अनुवांशिकी। ओके, ऑप्शन रह सकता है मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी और साइटोलॉजी। जेनेटिक्स अभी मैंने बताया, अनुवांशिकी कहते हैं। क्लियर। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल, बैटसन, डार्विन, यूरी। अभी बताया ना, प्रतिपादन नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन, वर्ड, नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? बैटसन। अभी बताया ना, बैटसन ने दिया। ओके, अनुवांशिकी शब्द। और जनक, फादर किसको कहेंगे? मेंडल को। तो ये जो है सोच समझ के आंसर देना। प्रतिपादन अगर आएगा, नाम आएगा तो वहां पे बैटसन, और अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, जाति के सदस्यों के बीच लक्षणों में विभिन्नताएं कहलाती है। जाति के सदस्यों के बीच, सदस्यों के बीच, क्वेश्चन समझना, जाति के सदस्यों के बीच, जैसे कि एक जाति हो गया ह्यूमन बीइंग, एक जाति हो गया कुत्ता, एक जाति हो गया बिल्ली। ओके, तो इन जातियों के सदस्यों का, सदस्य क्या हम लोग मानव का एक सदस्य हो गए, इन सदस्यों के बीच में जो है लक्षणों में विभिन्नता, जो लक्षणों में विभिन्नता, जैसे बताया ना, किसी का ईयर लोब, किसी का अटैच है, किसी का नहीं है, ये हो गया विभिन्नता, लक्षणों में विभिन्नता कहलाती है। विविधता, अनुवांशिकता, उत्परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। अनुवांशिकता कहलाएगा ना, अनुवांशिकता कहलाएगा, हेरिडिटी कहलाएगा। ओके, जैसे अभी बताया ना कि एक का कान अटैच, ये ईयर लोब जो है ये अटैच, और किसी का फ्री है, तो सदस्य हम लोग हो गए ना, सदस्य हम लोग हो गए। तो इसमें क्या होगा कि सदस्य के बीच में ये जो अंतर कहलाएगा, वेरिएशन का जो कहलाएगा, लक्षणों में विभिन्नताएं कहलाती है। नहीं, एक मिनट, अनुवांशिकता नहीं, यहाँ विविधता कहलाएगी। सॉरी, हाँ विविधता, सॉरी, अनुवांशिकता नहीं। अनुवांशिकता तो वो हो गया जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ क्या कहलाएगी? विविधता कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अंतर जो है वो विविधता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है उत्परिवर्तन, परिवर्तन, आनुवांशिकता, विविधता। अनुवांशिकता, इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, वे सभी आनुवांशिक परिवर्तन, इसको गौर से सुनना, वे सभी आनुवांशिक परिवर्तन। देखो वर्ड जो है ना, हिंदी में थोड़ा वर्ड है वो मिलता जुलता है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकता, अनुवांशिक, तो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन सब रिलेटेड होगा जेनेटिक्स से। ओके, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, दो वर्ड से। तो क्वेश्चन है, वे सभी आनुवांशिक परिवर्तन, आनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जो जेनेटिक जो चेंजेस जो आ रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस, जो किसी जीव के बाह्य रूप, जो किसी जीव के बाह्य रूप होता है यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर या फिनोटाइप को बदल सकते हैं, कहलाते हैं, कहे जाते हैं। उत्परिवर्तन, परिवर्तन, विविधता, अनुवांशिकी। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था इसलिए, तो ये दोनों तो नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। क्या होगा? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन होता है। देखो ये वर्ड जो है ना, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये कब होगा कि जेनेटिक चेंजेस जो आते हैं, जो दिखता है, जेनेटिक चेंजेस जो दिखता है, जैसे कि
किसी के देखो अभी जैसे बताया ना मैंने कि कलर में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, कान का ये जो है ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो जो चेंजेस होगा थोड़ा सा लेवल पे, थोड़े लेवल पे जो चेंजेस होगा उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, इससे और भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का स्रोत कहां होता है? ऑप्शन डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीएनए में होता है। हमेशा याद रखना कि जब भी प्रोटीन संश्लेषण होगा, प्रोटीन संश्लेषण, तो डीएनए ही मैसेज देता है। डीएनए क्या है? सेल का बिग बॉस है। ओके, हाँ, डीएनए ही बॉस होता है। जेनेटिक मटेरियल यही होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए होगा और ये बॉस होता है। ये जो कहेगा वही सबको मानना है कोशिका में। यही बोलेगा कि ये प्रोटीन बनेगा तो बनेगा। इट मीन्स बोलता है ये मैसेज, तभी तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। ये डीएनए में ये सारी चीजें होती है जो एक जीव की उत्पत्ति करती है। समझो, एक डीएनए में उतनी सारी चीजें होती है, सारा इंफॉर्मेशन होता है कि जब बच्चा इनसाइड द वुम, जब माता के गर्भ में रहता है, गर्भाशय में बच्चा रहता है, और उससे पहले जब जाइगोट बनता है, इससे पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, जाइगोट जब बनता है उसी समय डीएनए ही आके मैच, दोनों डीएनए ही मिलता है ना, एक माता का एक पिता का। स्पर्म पिता से आता है और ओवम माता से आता है, दोनों के का डीएनए मिलता है, जाइगोट बनता है और फिर वहां से कहानी शुरू होती है जन्म की। ओके, वहां से कहानी शुरू होती है और वो डीएनए जो होता है, जो डीएनए होता है उसमें सारा मैसेज होता है। वही बोलता है कि चलो ये ए प्रोटीन बनेगा, ये वाला प्रोटीन बनेगा जो कान बनाएगा, बी वाला है नाक बनाएगा, किडनी बनाएगा। सारे चीज यही डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है और ये सारा प्रोटीन के थ्रू ही होता है। ओके, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का स्रोत कहां होता है? डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी याद रखना, क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा भी पूछे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पहले भी मैं बताया हूं, जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाए बोलना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बताया। तो डीएनए का फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण प्रभावी लक्षण है? अब आ गया तुम्हारा क्वेश्चन किससे? तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। ओके, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन यहां पे हम लोग करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण प्रभावी लक्षण है? लंबाई, गोल बीज, पीला बीज, सभी। बोलो सभी। तो मेंडल ने जो पी प्लांट मटर का पौधा लिया था उसमें 7 कैरेक्टर को लिया था उन्होंने। ओके, 7 कैरेक्टर। 10th लेवल पे तुमको बस 2-3 का ही नाम याद रखना है जो मैंने ऑप्शन में दे दिया। उसमें है एक लंबाई, तो मटर का पौधा लंबा, यानी कि जिसको टी और टी से डिनोट किया गया, और बौना जिसको स्मॉल टी से डिनोट किया गया। ओके, दूसरा जो था तुम्हारा वो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये भी देखे हो बुक में है ना, जीनोटाइप। ये जीनोटाइप में आर किस चीज को कर रहा है? गोल बीज, गोला को, शेप आकार गोला, और वाई पीला रंग कर रहा है ना, येलो। गोला यहां कहने का मतलब अब समझोगे कि जो मटर का बीज होता है, मटर का बीज, वो मटर का बीज देखोगे तो जो गोला होगा देखने में वो प्रभावी लक्षण है, और कोई बीज, कोई ऐसा बीज होता है जो झुर्रीदार होता है, वो ग्रीन होता है, हरा होता है। यही अंतर है और ये प्रभावी लक्षण है।
इसी दोनों को मिला करके इन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिए और नया जब जो सीड बना उसको उन्होंने लगाया, लगा करके फिर जो मटर आया, मटर के पौधे जो आए उस पे उन्होंने अपना रेशियो निकाला। ओके, वो उन्होंने रेशियो निकाला। अब वो रेशियो क्या निकला मैं बता दूं दोनों को शॉर्ट में, अभी फिर क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग सब आसानी से बन जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फिर इस पे हम लोग चलेंगे कि 2 मटर का पौधा उन्होंने लिया, एक जिसका जीनोटाइप, ये क्या है, जीनोटाइप है कैपिटल टी, जो कौन से पौधों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबा। ओके, ये हो गया तुम्हारा लंबा पौधा, और लंबा पौधा का ये क्या है, पेरेंट है, जनक है, यानी कि यह माता या पिता, कोई किधर से भी क्रॉस कराओगे वही आएगा। तो ये हो गया। ओके, और ये कौन सा पौधा है, बौना ड्वार्फ, ये हो गया ड्वार्फ और ये हो गया टॉल। ओके, तो 2 प्रकार के पौधों उन्होंने लिया, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ पौधा उन्होंने लिया। तो मटर का जो पौधा होता है, मटर के पौधे में ये क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं, इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पौधा में होता है, इसलिए इसको द्विलिंगी बोलते हैं। ओके, तो लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया कि एक पार्ट हटा दिया, क्योंकि सिर्फ दोनों को क्रॉस कराना है ना, आपस में तो क्रॉस कराना नहीं है। ओके, तो यहां दोनों को क्रॉस कराना है, तो यहां से जब गैमिट निकलेगा तो एक गैमिट इधर से आएगा और एक गैमिट इधर से आएगा, दोनों में से एक एक गैमिट आया, क्योंकि ये तो डिप्लॉयड है, ये दोनों डिप्लॉयड बॉडी है, गैमिट में तो सिंगल सिंगल आएगा, और दोनों मिल गया, यहां पे दोनों जब मिल गया यानी कि इस दोनों के, यानी कि ये माता ये पिता, या ये पिता या माता। ओके, तो दोनों का जो है, दोनों को क्रॉस कराया गया, और पौधा में जब क्रॉस होता है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परागण, पॉलिनेशन पढ़े हो ना, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कराया यहाँ पे, और पॉलिनेशन कराने के बाद जो पौधा यहाँ पे बना, ओके, जो पौधा बना उसमें जो जीन आया वो एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला आया ना। तो क्या यह पौधा बौना निकला या लंबा निकला, क्या निकला, या दोनों का गुण आ गया इसमें, नहीं। तो यही तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या सोचा कि दोनों का गुण आना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा आना चाहिए, पौधा जो होना चाहिए मीडियम साइज का आना चाहिए। लेकिन उनके रिजल्ट के अनुसार उन्होंने क्या देखा कि इसका पहला जनरेशन नाम पढ़ सकता है, फर्स्ट जनरेशन F1 लिखा, F1 से ही डिनोट करते हैं इसको। तो उन्होंने क्या देखा, ये सारे पौधे टॉल निकले, सभी लंबाई में आ गए, सभी जितने निकले सभी टॉल हो गए यहां पे दोनों। तो अब उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे हो गया, ओके, ऐसा कैसे हो गया, यहां पे कैसे हुआ ऐसे, इस तरह से। तो उन्होंने क्या देखा कि जो टॉल वाला पौधा का जो जीन है वो F1 जनरेशन में छोटे वाले पौधे के जीन को ढक देता है, उसके पावर को ही सीज कर देता है। ओके, उसके पावर को सीज कर देता है, इसलिए अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो F1 जनरेशन में अपने लक्षण को दिखाता है उसको प्रभावी लक्षण कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। समझ में आ गया ना। जैसे कि अब तुम ही लोग क्लास में आते हो, बैठते हो, आगे वाले बेंच पे बैठने के लिए कैसे लड़ाई करते रहते हो, तो जो मजबूत है उसको काटो, पढ़ा, उसका किताब हटा के बैग फेंक दिया, करते हो ना, तो करते हो। तो जो ताकतवर है, तो जो प्रभावी है, समझ लो, तो वो डोमिनेंट यानी कि वो प्रभावी है, यानी कि कमजोर वाला को हटा दिया, पीछे कर दिया, ओके, तो दबा दिया। तो समझ लो कि यहाँ क्या है कि जो कैपिटल टी वाला है ये छोटा वाला को ये दबा दिया। तो F1 जनरेशन में इसका कोई पावर काम नहीं किया, और इसीलिए सारे पौधे क्या हो गए, टॉल हो गए, लंबे हो गए, सारे पौधे इसमें लंबे हो गए। अब इन्होंने सोचा कि अगर
जो है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो, अब क्या होगा कि ये वाला पौधा जो है अब आपस में इसको, तो इसमें जितने भी पौधे हुए, जितने टॉल पौधे हुए, इनको क्या कराया इन्होंने, आपस में क्रॉस करा दिया। ओके, आपस में क्रॉस कराया गया, तो स्वपरागन, एक ही पौधा को अगर कराया गया तो सेल्फ क्रॉस करा दिया गया, और यहां पर परागन हुआ था, यहां पे स्वपरागन हो गया। तो स्वपरागन जब होगा, परागन का दो प्रकार होता है, स्वपरागन और परपरागन। अगर एक पौधा, ये पौधा है, ये पिछले ही चैप्टर में मैंने बताया था, ये पौधा है, यहां इस पे फूल लगा हुआ है। ओके, इस फूल से ही निकल करके इसी के फूल पे आकर के पॉलन ग्रेन मिल जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो स्वपरागन। और यही सेम पौधा, जैसे कि ये अड़हुल का फूल है, हिबिस्कस, और ये दूसरा और भी तो अड़हुल का फूल होगा बहुत जगह, और यहां से निकल के वो दूसरे जगह चला गया, तो परपरागन। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, एक अलग लंबा वाला पौधा तो एक अलग होगा ना, ये अलग होगा, तो ये परपरागन। अब यहाँ तो सभी लंबे पौधे आ गए, तो इसी के फूल में यहाँ पे क्या करा दिया गया, स्वपरागन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे कराया गया। ओके, इस सेल्फ पॉलिनेशन में जब कराया गया तो दोनों तरफ से गैमिट तो सेम आएगा, सेम गैमिट आएगा ना। तो F2 जनरेशन, ये क्या, ये तो पहला जनरेशन, यानी कि पहले बार में जो बच्चा हुआ सो, ऐसे समझ लो, यानी कि पेड़ जो पौधे हुए सो, इसके बाद फिर इसका जो सीड आया, इसका सीड वही खेतों में लगा दिए, ऐसे समझ लो। ये जितना मटर का पौधा हुआ ना, ये जब पक गया मटर का पौधा का, फिर इसमें भी तो बीज निकलेगा ना इसमें से, तो बीज निकलने के बाद इसी बीज को फिर से उन्होंने लगाया, 3 से 4 महीने में हो जाता है ये। तो इसका बीज फिर से इन्होंने क्या किया, लगाया, अपने बगीचे में लगाया, और लगाने के बाद जो पौधे हुए उनका रिजल्ट अब देखो कैसा हुआ। तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, एक गैमिट ये होगा। जाइगोट बनाने के लिए सेम चाहिए, 2 चाहिए पेयर, तो एक यहां गैमिट और एक यहां गैमिट लिखेंगे ऐसे। देखो ऐसे लिखा जाएगा। सेल्फ क्रॉस का मतलब यही होता है कि टी टी क्रॉस टी टी, बस यही हो गया सेल्फ क्रॉस आपस में। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ना गैमिट बनाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे ऐसे, यहाँ कैपिटल टी लिखेंगे, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। ओके, और यहाँ कैपिटल टी फिर स्मॉल टी होगा, और यहाँ स्मॉल टी होगा। ऐसे क्रॉस कराना है, देखो इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, उससे इसमें। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब देखो, तो ये इसका जीनोटाइप निकल गया, यानी कि उस पौधों में जीन। अब यहां इस नियम के अनुसार, F1 नियम के अनुसार जो है, अब तुम इसमें तो पहचान सकते हो कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है, देख के पहचान लोगे ना, कौन लंबा पौधा है और कौन बौना पौधा है। तब इसमें तुम देख करके बताओ कि कितने इसमें जो है वो टॉल प्लांट है, देख के बताओ कितना टॉल प्लांट है इसमें। 3 है, गुड, तो यहां लिखेंगे 3। और बौना कितना है, 1, यहां लिखेंगे 1। ओके, तो 3:1 का रेशियो आ गया, 3:1 का रेशियो। तो 3:1 का जो रेशियो आया, यह रेशियो किस बेसिस पे है, तो फिनोटाइप, यानी कि देखने पे, लेकिन देख के ही हम बता दिए कि हाँ 3 पौधा जो है वो लंबा वाला है और 1 पौधा जो है बौना है। तो दूसरे जनरेशन में ये जो दबा हुआ जो जीन था, जिसको दबा दिया था, वो आ गया। आ गया ना। तो ये कहलाता है, ये कहलाया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि ऐसा नियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉल पौधा हुआ। ओके, और यहां पे गैमिट का क्या हुआ, सेग्रीगेशन, यानी कि अलग हुआ। तो यहां पे दूसरे जनरेशन में वह कैरेक्टर आ गया। ओके, वह कैरेक्टर आ गया। तो अब देखोगे यहां पे, अब एक चीज, अब इसमें यह बताया जाए कि प्योर डॉल, अब इसमें कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल टी वाला कितना है, 1।
अब जीन के बेसिस पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, 2 है, और स्मॉल टी वाला कितना है, 1 है। अब यहाँ रेशियो क्या होगा, 1:2:1। तो ये जो रेशियो होगा वो जीनोटिपिक रेशियो होगा, जीन के बेसिस पे रेशियो होगा। अब इसमें ये क्लियर तुम बता सकती हो कि प्योर टॉल कौन है, प्योर ड्वार्फ कौन है, और हेटेरोजाइगस जो टॉल कौन है। ये मिक्स वाला ड्वार्फ हो गया, इसको हाइब्रिड बोलते हैं, संकर बोलते हैं, और ये दोनों माता पिता का सेम हो गया। यानी कि 4 यहाँ पे देखोगे रेशियो में जो आया वो 4 का यहाँ जो निकला उसमें 2 प्योर हो गया और 2 क्या हो गया, इसमें 2 प्योर और 2 हाइब्रिड हो गया ना। तो यही नियम कंटिन्यू चलता गया, इसी को सभी लोग माने और इसी पे आगे पढ़ाई चली। सब कोई, हम लोग में भी अब पौधा से लेकर के जंतु में यही नियम फॉलो होता है। यानी कि अगर देखोगे किसी के माता पिता भी हैं, जो माता पिता हैं उनके बच्चे, अगर पहला बच्चा होता है तो हो सकता है पहला बच्चा अगर एकदम फेयर हो सकता है या एकदम सांवला हो सकता है, डार्क हो सकता है। अगर दोनों माता पिता में अंतर है तो हो सकता है, और फिर दूसरा बच्चा होगा, तीसरा बच्चा होगा, ऐसे अगर होगा तो उसमें अंतर आना है। और तुम मिला सकते हो अपने घर पे कि दूसरे तीसरे में कोई ना कोई एक बच्चा जो है कंप्लीटली वो अपने माँ पे या फादर पे चला जाएगा। अगर उनकी हाइट बिल्कुल कम होगी तो हो सकता है तीसरा या चौथा बच्चे का भी हाइट बिल्कुल कम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बुआ पे भी जाता है। हाँ, क्योंकि सेम ब्लड रहता है ना। तो 4 फादर, दादा दादी, नाना नानी, किसी से भी आ सकता है। ये जेनेटिक्स जो है ना, यही तो है, वंशागत चलता है। 2-3 जनरेशन पीछे से ही चलते आता है। अभी सुने होगे कि कितने जगह पे देखोगे कि एक बच्चा जन्म लिया जिसको पूंछ निकला है, सुने हो ना। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े, ऑलरेडी जानते हो कि जो चिंपैंजी से मिलता जुलता है, हम लोग का जो वंशज जो है चिंपैंजी से मिलता जुलता है। तो पहले पूंछ होता था, अभी भी उसका बोन है, कॉकिक्स बोन कहते हैं उसको, टेल बोन जो होता है वो मिलता जुलता है। ओके, ये समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, अब ज्यादा क्वेश्चन लगता नहीं हो पाएगा, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन। ओके, तो चलो देखते हैं जितना क्वेश्चन हो सके। तो चलो क्वेश्चन है अब, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण प्रभावी लक्षण है? लंबाई, गोल बीज, पीला बीज, सभी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण F1 जनरेशन में प्रभावी होते हैं? F1 जनरेशन में प्रभावी होते हैं। ओके, ऑप्शन लंबा, गोला बीज, बौना, ए एंड बी। क्वेश्चन फिर से समझो। हाँ, ए एंड बी होगा, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया लंबा, और गोला बीज का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, और उसका दूसरा जो एक्सप्लेनेशन होगा 3rd लॉ में, उसमें पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन आया तुरंत आंसर देख के लंबा नहीं मार देना है। ओके, देखो, क्योंकि तुम लोग में ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं करता है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर में ये अंतर होता है कि सीबीएसई का थोड़ा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन, इस टाइप का दे सकता है, बस तुम लोग में ज्यादातर सिंपल क्वेश्चन ही रहता है, एकदम जो बुक में है सेम आ जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें लंबा ही सिर्फ आए, लेकिन इनकेस अगर आ गया तो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर का टिक लगाना है। ये नहीं कि बस फर्स्ट ऑप्शन देखे लंबा तो मार दो, बस पता चला बाद में गलत हो गया। अब दोनों लास्ट तक ऑप्शन पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को भी टोटल ऑप्शन देखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने वंशागति का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस पौधा का चुनाव किया था? मटर। ओके, ये तो सबको पता है, मटर। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए? 2, 4, 5, 3? 3 अभी बोला ना, अभी 2 तो बता ही दिए, तीसरा आप चलेंगे। तुम्हारे बुक में सिर्फ पूछेगा तो पूछ सकता है, ज्यादा चांस कम है क्योंकि ये क्लियर नहीं लिखो, लेकिन 3 नियम उन्होंने दे दिया, याद रखना। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, बहुत कम आएगा। ओके, आनुवांशिकी के जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वैटसन, मेंडल, मॉर्गन, डार्विन। जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल।
निम्नलिखित में से आनुवांशिक इकाई क्या है? आनुवांशिकी का इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, जिस तरह यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्व इकाई यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, न्यूरॉन को कहते हैं। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। उसी तरह आनुवांशिकी, निम्नलिखित में से आनुवांशिक की इकाई कौन होगी? जीन, सेल, उत्तक, डीएनए। क्या होना चाहिए? जीन, जीन होगा। डीएनए भी जीन से बना होता है। ओके, जीन, और वही जीन जो होता है ना, वो उसी में मैसेज छुपा रहता है जीन में। ओके, जीन याद रखना, जीन जोहानसन ने इसका नाम दिया था। जोहानसन, हाँ, जोहानसन ने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के अनुसार कुल लंबे पौधे तथा कुल बौने पौधे का अनुपात है 4:1, 1:2:1, 3:1, 9:3:1। क्या होगा? 3:1। समझा दिए, देखो तुरंत आंसर फटक क्या गया ना। ये क्वेश्चन भी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उससे पहले जो है मैं उस जो मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, तो ये क्वेश्चन, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तुम लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और उसका आंसर तुम लोग बता भी सकते हो। ओके, तो चलो मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जो चैप्टर अभी चल रहा है, देखो, आनुवांशिकता और जैव विकास, ये चैप्टर है। इसका हम लोग पहला पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूं। ओके, ये क्वेश्चन सब हो चुका है। तो अभी हम लोग मेंडल का जो थर्ड लॉ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसको देखेंगे। तो मेंडल ने जो पौधा लिया था वो कौन सा पौधा था? मटर। तो पहले लॉ में क्या देखे कि पहले लॉ में जो क्रॉस कराया, मेंडल ने जो क्रॉस कराया, वो एक लंबा पौधा था और दूसरा बौना पौधा था। और F1 जनरेशन में क्या देखे कि जितने भी पौधे हुए वो सभी लंबे थे F1 जनरेशन में। तो इससे ये पता चलता है कि F1 जनरेशन में एक ही लक्षण प्रभावी था, यानी कि कैपिटल T वाला। इसमें देखें ना, कैपिटल T वाला जो था वो पावरफुल था, डोमिनेंट था, और स्मॉल t वाले को वो उसके पावर को सीज कर दिया था, जिसके कारण ये अपना जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो नहीं दिखाया था। ओके, तो ये एक लंबाई में यानी कि लेंथ में जो है एक कैरेक्टर को लेकर के मेंडल ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया कि दो गुणों को मिला करके जो है वो क्रॉसिंग कराया, दो गुण, जिसमें अब यहां हम लोग देखेंगे तो वैसा पौधा लिया एक मटर का। ऐसे पहले समझ लो कि ये मटर का ऐसा पौधा लिया जिसमें जो है, जो मटर का जो सीड दाना जो होता है, मटर का जो दाना होता है, उसका जो शेप था वो कैसा था? एक एक बारीकी से समझो, बहुत ही आसान है। मटर का दाना का जो शेप वो था कैसा? गोला। तो गोला क्या हो गया? एक गुण हुआ, एक कैरेक्टर हुआ गोला। और गोला बीज था, यानी कि आकार उसका गोला था। और इसी आकार के बीज का रंग कैसा था? रंग कैसा था इसका? इसका येलो था। ओके, तो एक ये हो गया, ठीक है, गोला और पीला। तो आकार का कैरेक्टर, जो आकार यानी कि शेप में था, वो था गोला, और जो रंग था वो कैसा था? पीला था। ओके, तो यहां पे दो कैरेक्टर हुआ, दो कैरेक्टर हुआ। एक हो गया गोला, गोलाई का, और दूसरा हो गया पीला, यानी कि रंग का। तो दो कैरेक्टर। तो एक पेरेंट में दो कैरेक्टर, एक पेरेंट में दो कैरेक्टर। उसी तरह अब क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेक्सुअल, लैंगिक जनन हो रहा है। तो लैंगिक जनन के लिए एक और पेरेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा जो मटर का पौधा लिया यहाँ पे, मटर का पौधा दूसरा, यानी कि एक पेरेंट ये और ये एक पेरेंट ये। ओके, तो ये मटर का पौधा जो दूसरा लिया, उसमें जो सीड देखा उन्होंने, बीज देखा, वो बीज कैसा था? झुर्रीदार।
कैसा था? झुर्रीदार। ओके, झुर्रीदार बीज था। और इस झुर्रीदार बीज का रंग कैसा था? हरा। ओके, और इसका रंग हरा था। शेप क्या था इसका? झुर्रीदार। ओके, एंड इसका जो रंग था, रंग कैसा था? हरा था। इधर भी दो कैरेक्टर और इधर भी दो कैरेक्टर, तो दो दो कैरेक्टर, दो दो गुण को मिला करके लैंगिक जनन कराया गया। ओके, तो दो को मिला करके संकरण कराया गया, तो द्विसंकरण कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि दो कैरेक्टर का यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। ये समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि द्विसंकरण में, मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग में कौन कौन से कैरेक्टर को लिया गया था, कितने कैरेक्टर को लिया गया था, तो दो। और मटर के अगर बीज के बारे में पूछा जाएगा तो एक आकार गोला और दूसरा रंग पीला, तो दो दो को लेकर के कराया गया। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे, जैसे 3:1 कैसे निकाल लिए थे इसमें। तो अब जब दोनों को क्रॉस कराने के लिए जीनोटाइप की जरूरत होगी। जैसे इसमें देखे थे, जो टॉल पौधा, लंबा पौधा था, उसमें कैपिटल टी पेरेंट के लिए डिनोट किए थे और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो इसी तरह इसमें भी रिप्रेजेंटेशन होगा, करेंगे ना? ओके, तो करेंगे। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे मटर का पौधा अगर गोला होगा और उसका रंग पीला होगा तो उसके लिए कौन से लेटर का हम लोग यूज करेंगे? तो गोला के लिए इंग्लिश में राउंड बोलते हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, दो बार कैपिटल आर इसलिए लिखेंगे क्योंकि जीन जब भी होगा तो पेयर में होगा। और किस में? पेरेंट में। ओके, पेरेंट में जब भी होगा तो पेयर में होगा, क्योंकि क्रोमोसोम देखते हो पेयर में होता है ना, तो यहाँ पे पेयर में होगा। ओके, ये पेयर में होगा। और फिर येलो के लिए कैपिटल वाई, एक पेरेंट, यानी कि ये किसके लिए हो गया? ये वाले पौधे का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना? अब इसको क्रॉस किससे कराना है? उधर वाले से, उससे। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। एक ये पेरेंट और एक ये पेरेंट हो गया। इस पूरे पेरेंट का नाम क्या हो जाएगा? राउंड सीड, येलो कलर लिख सकते हैं। ओके, गोला बीज, पीला रंग, यही दिखेंगे ना। तो राउंड सीड येलो कलर, यानी कि राउंड सीड येलो कलर होने के लिए एक ही कैपिटल, दोनों में से एक ही कैपिटल रहेगा तो निर्धारित कर देगा राउंड है। ओके, इसको भी क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? यहां तो क्या है? झुर्रीदार है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, इंग्लिश में कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो झुर्रीदार हरा बीज पढ़ेंगे। तो ये दोनों का येलो, वाई येलो नहीं पढ़ेंगे, कैपिटल के लिए येलो यूज करेंगे और स्मॉल के लिए हरा यूज करेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म में। ओके, क्योंकि यहां भी देखे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बोना के लिए भी एक ही जीन रखेंगे वहां पे। ओके, सेम, बस स्मॉल एंड कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे क्रॉस होगा, तो गैमिट आएगा। इसमें से एक गैमिट आया कैपिटल आर वाला और इसमें से एक गैमिट आया कैपिटल वाई वाला। फिर यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये दोनों क्रॉस होकर के जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा ना? तो जाइगोट बनेगा तो यहां जाइगोट क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का ये जाइगोट बन गया। ओके, जैसे फर्स्ट वाले लॉ में कैसे किए थे? वहां दो था मात्र,
कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, वहां एक गुण था, वहीं पे यहाँ दो आ गया, दो गुण आ गया, तो 4 गैमिट हो गया यहाँ पे। ओके, 4 गैमिट हो गया ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, 4 हो गया। तो ये F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन हो गया। तो इस F1 जनरेशन में जो पौधा बना, अब ये कैसा होगा, राउंड सीड येलो कलर वाला होगा, राउंड सीड येलो कलर का होगा ना। जितने भी पूरे पौधे हुए वो कौन से हो गए, राउंड सीड येलो कलर, क्योंकि F1 जनरेशन है। और दूसरी बात यह है क्योंकि कैपिटल R और कैपिटल Y दोनों है, एक एक रहेगा तो वो रिप्रेजेंट कर देगा उस चीज को। समझ में आया? तो ये हो गया। तो यहाँ की F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हुए वो क्या हो गए, राउंड सीड येलो कलर वाले। यानी कि इस दोनों माता पिता को, यानी कि दोनों पौधा, इस दोनों मटर के पौधे को मिला करके आपस में जो बीज बना, जो बीज बना, उससे जो उत्पन्न जितने भी पौधे उत्पन्न हुए वो सभी में जो मटर का दाना जो निकला ना, जो मटर का दाना वो राउंड गोला था और येलो कलर का। समझ में आ गया? ओके, तो ये F1 जनरेशन में हुआ। तो अब इसको भी फिर F2 जनरेशन में हम लोग बनाएंगे, जिस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराए थे साथ में, उसी तरह इसको भी कराएंगे। ओके, तो चलो अब इसके आगे का प्रोसेस देखो। अब देखो यहां पे सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो दोनों को ऐसे अगर गुणा करोगे, क्रॉस करोगे, तो कितने गैमिट बन सकते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो ना, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। तो इसमें जो है ना, जो गैमिट बनेगा वो कैसे बनेगा, सो देखो कैसे क्रॉस कराया जाता है यहाँ पे। तो या तो इसको इसमें कराओगे या इसको इसमें कराओगे, तो दोनों को आपस में जब क्रॉस कराओगे तो टोटल 16 जो है ना जाइगोट बनेगा। 16 कैसे बनेगा, तो देखो सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हम लोग यहां पे सबसे पहले गैमिट को निकालेंगे। ओके, तो गैमिट निकालने के लिए अगर इसको सेल्फ क्रॉस मतलब आपस में क्रॉस कराने के लिए, कैपिटल R को ऐसे एक गैमिट, तो कैपिटल R कैपिटल Y, इसको फिर इससे क्रॉस करा सकते हैं, तो कैपिटल R स्मॉल y। फिर अब कौन बचा, ये इसको इससे करा सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y, और इसको करा सकते हैं स्मॉल r स्मॉल y। 4 गैमिट बन गया। इसमें से गैमिट, इससे गैमिट कितना बना, 4, 4 गैमिट बन गया। यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। होगा ना? कैसे आया, समझ में आ गया ना? बस क्रॉस करा देना है। ओके, तो ये क्या हुआ, गैमिट्स, युग्मक। ओके, ये क्या हुआ, गैमिट्स। और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, स्वपरागन के लिए सेम ऐसा ही गैमिट से एक युग्मक से फिर दूसरा युग्मक मिलेगा तभी तो युग्मनज बनेगा। तो ऐसा ही से क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन बन जाएगा, बनेगा ना? तो उसके लिए अब कितने जाइगोट बनेंगे, कितने पौधे बनेंगे और कितने प्रकार के पौधे बनेंगे, वो इसके आगे वाले एक्सप्लेनेशन में अभी समझ में आ जाएगा, जो तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है। ओके, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट पुनेट, एक पुनेट नाम के साइंटिस्ट ही आए जिनके नाम पे पुनेट स्क्वायर बनाया गया। ओके, पुनेट स्क्वायर कैसा होता है, तो ऐसा होता है, देखो थोड़ा सा कर्व होगा हल्का, ये देख लो, स्क्वायर को तुम ऐसे कर दो, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, देखो ये भी स्क्वायर लग रहा है ना, डायमंड, लेकिन डायमंड शेप में बट है स्क्वायर। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 भाग में, ऐसे 4 और फिर ऐसे 4। ओके, देख रहे हो, फिर इधर से 4,
तो कितना खंड बनेगा बता दो, टोटल कितना खंड बनेगा? तुम लोग बना सकते हो, कॉपी में बना लो। कितना खंड बनेगा? कॉपी में बनाओ, अभी देंगे बनाने के लिए, इसको खुद से बनाना है, जाइगोट निकालना है। इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुनेट स्क्वायर। ओके, ऐसा बना लो। ओके, तो देखो अब क्रॉस कराना है यहाँ पे कैसे, तो एक मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट है, ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, सेल्फ क्रॉस कराना है, तो इसको लिखेंगे हम लोग। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्टार्ट करेंगे यहां से लिखना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर लिख दिए। ओके, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक। दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां लिखें। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक साइड का गैमिट हो गया। ओके, दूसरा गैमिट सेम ऐसा ही गैमिट इधर भी लिखेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया? देखो क्लियर हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। अब जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट का गैमिट, जाइगोट में कौन कौन से इसमें जीन आएंगे वो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। अब कैसे, सो देखो, तो इस खंड में जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखाएगा, दोनों को क्रॉस होगा तो स्क्वायर नहीं बनाना है, मैथ के फॉर्मूले से यहाँ स्क्वायर नहीं कर देना है कि आर स्क्वायर, वैसे नहीं, दोनों को गैमिट के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे एलील के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे होगा, ये होगा ना? तो इस खंड में क्या होगा? कैपिटल आर और ये क्या है, ये वाला स्मॉल वाई, ये इससे देखो, इसको क्या किससे कराना है क्रॉस, ये वाला जो है, क्या इधर से पहले बढ़ते हैं, इसको तो बाद में करेंगे, रुक जाओ यहाँ। अच्छा ठीक है, ऐसे वो गलत नहीं होगा। देखो ये पहले इस खंड को भरेंगे पहले, उसके बाद फिर इसको ऐसे करके। ओके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे जो जाइगोट आएगा वो सेम आएगा, गलत नहीं होगा, किधर से भी करोगे तो सेम ही आएगा, बट ऐसे करोगे तो सीरियली चलते हैं। ओके, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, बोल लो तुम लोग, कैपिटल वाई होगा ना? अब लास्ट वाला में खुद बोलो तुम लोग, क्या हो गया? हाँ आर, ठीक है, आगे बस इससे यहाँ ये दोनों को बोलना है। हाँ कैपिटल वाई, समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरह अब सेकंड नंबर पे आएंगे, फिर सेकंड नंबर से ऐसे चलेगा। ओके, समझ गए? तो बोलते जाओ जल्दी फटाफट। कैपिटल आर स्मॉल वाई ना, नहीं ठीक है हाँ, यहाँ पे देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, सही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला यहां से ये। ओके, अब फिर इसमें इसी तरह हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहां हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये यहां देख रहे हो ना? समझ में आ गया ना? अब इसी तरह सबको भर देंगे हम लोग। अब फिर यहां से शुरू करेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, फिर सेकंड नंबर पे जाएंगे, तो कैपिटल आर हाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे फिर आ जाएगा, देखो ये वाला पार्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ हाँ कहाँ पे, ये वाला नहीं तो सही तो है,
ये वाला में देखो, यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये इससे मिलाना है, तो कैपिटल यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर है। नहीं, पहले कैपिटल वाले को लिखेंगे। अगर कैपिटल दोनों डिजिट में पहला कैपिटल आ रहा है तो पहले कैपिटल को लिखेंगे फिर स्मॉल। ओके, ये चीज ध्यान देना है। तो कैपिटल आर, ठीक है यहां तक। अब इसमें फिर इससे इसमें लिखेंगे, तो देखो यहां हो गया सेकंड नंबर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। समझ में आया? समझ में आया ना? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब यहां से इस पुनेट स्क्वायर से फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे हम लोग। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? तो फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं कि अब इसमें से इस जाइगोट 16 जाइगोट, टोटल कितने जाइगोट हो गए इसमें, और ये जाइगोट पौधा बने, उस पौधे का ये जीनोटाइप है। ओके, तो इस 16 में तुम अब देख के ये बताओ कि कितने पौधे 16 में से जो हैं वह गोला बीज और हरा रंग का है, और कितना बीज जिसका गोला बीज पीला रंग है, या गोला बीज हरा रंग है, या पीला बीज है तो वो झुर्रीदार उसका शेप है। ये कैसे निकालोगे ये अभी जानना है। ओके, और कैसे जानना है? तो इससे पता चल जाएगा कि जिस जाइगोट में, जिस 4 जीन में से अगर 2 कैपिटल हो गया, 2 भी कैपिटल, कम से कम 2 कैपिटल हो गया, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जिसमें दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? राउंड बीज, राउंड सीड येलो कलर, चाहे 1 हो या 2 हो। ओके, जैसे फिर से समझ लो कि अगर इस 16 में से सबसे पहले वो ढूंढ लो कि ये जाइगोट में टोटल कितने जीन है? 4 है ना सब में। तो 4 में से अगर कम से कम, कंडीशन ये है कि कम से कम 2 कैपिटल अगर हो गया, 2 भी कैपिटल हो गया, तो वो राउंड सीड येलो कलर का ही होगा। हाँ, 2 कैपिटल अगर हो गया तब, क्योंकि अगर, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो इसको क्लीन कर देते हैं क्या, तो इधर समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो ओके, तो देखो यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिंपल रेशियो निकालना है। एक सबसे फर्स्ट जो बॉक्स है, जो पुनेट स्क्वायर का सबसे पहला जो स्क्वायर है, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा हुआ है। पूरे 16 में देखो इसकी संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? सिंगल, एक ही मिलेगा। ओके, और इससे पहले ये जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा। जीनोटिपिक रेशियो निकालने से पहले जो है वो हम लोग क्या करेंगे? फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। अब तुम्हें यह पहचानना है कि कितने ऐसे हैं जाइगोट जिसमें कम से कम दोनों कैपिटल हो, दोनों कैपिटल, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई भी होना चाहिए। काउंट करके बताओ कि कितने हो सकते हैं। तो देखो इसमें है कैपिटल वाला 1, इसमें तो दोनों, इसमें तो चारों कैपिटल ही है, तो ये तो होगा ही। दूसरा इसमें है, तीसरा इसमें भी है ना? देख रहे हो? चौथा इसमें है, 5वां इसमें है, 6ठा इसमें है, 7वां इसमें है, यहां से यहां तक 7 हो गया। और कौन सा है? इसमें है 8वां इसमें है, और ये वाला 9 के बाद है कहीं भी नहीं होगा। तो कैपिटल वाला, दोनों कैपिटल जब होगा तो उस कैपिटल का नाम मैंने क्या बताया? राउंड सीड येलो कलर। देखने से ही पता चल गया कि राउंड सीड येलो कलर वाला पौधा कितना हो गया? 9।
ओके, 9 हो गया। अब देखो, तो ये एक तो कैलकुलेशन हो गया, खत्म हो गया। चलो दूसरा, यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लिए, अब यहां से शुरू करेंगे। तो इसमें कितना कैपिटल है? एक ही कैपिटल है, एक ही कैपिटल है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे एक वाला, और इसका जो तुम्हारा एलील है वो क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई है ना। इसकी संख्या कितनी है? कितनी है बताओ, काउंट करके। 3 है। कहां कहां? एक यहां है, दूसरा यहां है, और तीसरा चौथा लाइन में 2 नंबर। ये नहीं है, ये निकालना है ना, जिसमें राउंड सीड और ग्रीन कलर का होना चाहिए। देखो ये रिप्रेजेंट करेगा राउंड सीड ग्रीन कलर को, ठीक ना। यानी कि कैपिटल आर होना चाहिए एक कम से कम, और स्मॉल वाई जो होगा वो हमेशा वाई ही होगा, मतलब छोटा वाला ही होगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, 3 हो गया। इसकी संख्या, यानी कि अब जो देखोगे तो राउंड सीड ग्रीन कलर वाला कितना हो गया? 3। ये निकल गया, देखें यहां 3 निकल गया। ओके, अब इसी तरह दूसरा, अब यहां तक तो काउंटिंग हो गई ना। अब दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको। तो देखो अब क्या होगा तुम्हारा, ये वाला 1 2 एंड यहाँ पे 3, और ये बचा सिंगल। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें तो दोनों स्मॉल है, तो राउंड सीड तो इसका नहीं होगा। इसका सीड कैसा होगा? रिंकल्ड। ओके, रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। ओके, तो झुर्रीदार हो जाएगा। तो रिंकल्ड, झुर्रीदार का इंग्लिश होता है रिंकल्ड। ओके, तो रिंकल्ड सीड, और रंग कैसा हो जाएगा इसका? येलो। कैपिटल वाई है तो ये हो जाएगा येलो। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3। और रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर, यानी कि झुर्रीदार जो होगा बीज और हरा कलर का, कितना हो जाएगा? रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर का कितना हो जाएगा? सिंगल हो गया। ये हुआ रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। इतने के बाद निकला, क्या निकला? फिनोटिपिक रेशियो। तो मेंडल के थर्ड लॉ का फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1, 9:3:1। इसको याद रखना है। ओके, जीनोटिपिक रेशियो भी निकालना है। ये तुम लोग निकाल करके लाओगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला कितना है? 1। सबका सिंगल निकालना होगा। ओके, ये तुम्हारे होम असाइनमेंट में रहेगा, इसको निकाल लेना तो जीनोटिपिक रेशियो निकल जाएगा। ओके, अभी जो 10th लेवल का है उसके बेसिस पे इतना ही काफी है। अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट तुम लोग को से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र वंशानुगति नियम के अनुसार फिनोटिपिक अनुपात होगा 9:3:3:1। सिंपल, अभी पढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन ये और आंसर तुम हमको याद हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे। ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन। लास्ट में जाओगे अभ्यास में तो पहला क्वेश्चन ही एमसीक्यू में यही दिया हुआ है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प से हुए कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों के पुष्प बैंगनी रंग के हो गए। यानी कि ऐसे सिंपल समझ सकते हो कि एक बैंगनी, एक जो फ्लावर था वो था तुम्हारा बैंगनी कलर, दूसरा फ्लावर कैसा था? सफेद,
दोनों को क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो है जो पौधा आया उस सभी पौधे का कलर कैसा आ गया, बैगनी ही आया। तो डोमिनेंट ये हो गया, तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी वाला चाहिए। ओके, तो ऑप्शन में रहेगा कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। इसमें से आनुवांशिक रचना क्या होगी, जो ऑप्शन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में अगर कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू रहेगा एक, ओके, एक तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू रह सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू रह सकता है। ओके, उसके बाद तुम्हारा एक और ऑप्शन हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा आंसर, बताओ? फर्स्ट वाला, क्योंकि कैपिटल टी से ही ना डोमिनेंट होगा, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आंसर हो गया। ओके, तो एक बेसिक तुमको ये समझ में आ जाएगा तो तुम सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को निरूपित करता है? अगर ये क्वेश्चन रहे कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को निरूपित करता है, ऑप्शन कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ऐसा रह सकता है। तो क्या होगा बौना पौधा इसमें? सी वाला? ये समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? जीन, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम? फिर से सुनो, जीन कहलाता है, बताए थे स्टार्टिंग में ही कि सूचना किसमें एकत्रित होता है? जीन में। डीएनए का जो सूचना होता है वो जीन लेकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के नर में लिंग गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? मानव नर में जो गुणसूत्र होंगे, लिंग गुणसूत्र, वो कौन से होंगे? अगर ऑप्शन तुम्हारे पास ऐसा रहे, एक्स रहे, एक्स वाई रहे, एक्स 0 रहे या वाई 0 रहे, इसमें से कौन सा मानव लिंग को दर्शा रहा है? जो मानव लिंग के क्रोमोसोम को कौन दर्शा रहा है, बताओ? एक्स वाई वाला। क्लियर? ये तो सिंपल है एकदम, देख के आंसर लगाओगे। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, ऑटोसोम, क्वेश्चन सुनो, 22 जोड़ी। ओके, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आज का ये इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यह दर्शाता है कि संतति लड़की होगी? अगर ऑप्शन में रहे, इसी सेम ऑप्शन में अगर रहेगा कि इसमें से कौन सा युग्म जोड़ा ये बता रहा है कि लड़की है? एक्स वाई तो लड़का हो गया, लड़की के लिए एक्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आए हुए एग्जाम में और बार बार भी आ सकता है। ओके, तो इस पार्ट में जो है वो तुम्हारा 20 क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने करा दिया है। इसको बार बार देखो, लिखो और प्रैक्टिस करो। यही क्वेश्चन आएगा सेम, जो एनसीईआरटी का जो तुम्हारा सिलेबस है वही सिलेबस हम लोग के चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग शुरू करेंगे जैव विकास से, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए वीडियो देखते रहो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक कर दो। ओके, बाय बाय।